students. Today we are going to learn our next lecture, which is all about the confusing words. Do you know what is difference between adverse and averse? क्या आप जानते हैं कि एडवर्स और अवर्स में क्या फ़र्क है? इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर्स जो आपकी मेमोरी में इजाफ़ा लाएं, आपकी वोकेबलरी में इजाफ़ा लाएं, तो आप हमारे चैनल ओके बिल्डिंग को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल का बटन क्लिक कीजिए ताकि आप हर आने वाली वीडियो को जान सकें जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज आपकी मेमोरी में आ सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो हम जानना चाहेंगे वो है एडवर्स एंड अवर्स। एडवर्स मतलब हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब कोई बहुत ही जिसका बुरा असर हो, ठीक है ना, समथिंग दैट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। अब ये जो वर्ड एडवर्स है उसका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अगर हम इसका सेंटेंस बनाना चाहें तो वो इस तरह है कि दिस ड्रग इज नोन टू हैव एडवर्स साइड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, हम कोई ऐसी टैबलेट लेते हैं जिसका एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है ना, या साइड इफेक्ट होता है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? दिस ड्रग इज नोन टू हैव एडवर्स साइड इफेक्ट्स, कि ये ऐसा ड्रग है जिसका नेगेटिव या साइड इफेक्ट्स एडवर्स बुरा असर हो सकता है, बुरा असर जाना जाता है। एडवर्स कंडीशन ऑफ रेन में अफेक्ट योर विजिबिलिटी। अब देखें जैसे कि इस पिक्चर में आपको गाड़ियां नज़र आ रही हैं और कुछ धुंध टाइप पे है, फॉग टाइप पे है, तो थोड़ी सी बारिश का जैसे ऐसे हुआ है कि बारिश हुई है और थोड़ी देर बाद ही है ट्रैफिक खुली है, तो उस पे क्या असर पड़ रहा है कि भाई जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसके लिए क्या एडवर्स कंडीशन है, किस वजह से? बारिश की वजह से, कि उस पे उसकी विजिबिलिटी पे असर पड़ रहा है। हाँ, और सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं, मतलब इसी तरह इसी जो वर्ड के सिनोनिम्स ये हो सकते हैं हार्मफुल, हॉस्टाइल जो इसका हमने पहले ही मीनिंग लिखी हुई है, और अनफेवरेबल जो कि फेवरेबल ना हो, जो कि पसंदीदा ना हो, ना पसंदीदा, ठीक है ना। इसी इसी के कंपेयर में हमने ये वर्ड देखा है अवर्स। अवर्स मतलब अगेंस्ट और अनविलिंग। जैसे कि आप इस औरत को देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है, ये विलिंगली अपनी विलिंग शो नहीं कर रही, या किसी बात के अगेंस्ट हो, या उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका द वर्ड अवर्स इज ऑलवेज यूज्ड विथ टू, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जब भी अवर्स यूज होगा सेंटेंस में तो उसके साथ टू जरूर आएगा। सेंटेंस का एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, ही वॉज अवर्स टू एनी चेंज, मतलब वो अगेंस्ट था या अनविलिंग था, एनी चेंज मतलब वो नहीं चाहता था कि कोई चेंज हो, ठीक है ना। आई मेंशन इट टू सलमा एंड शी वाजंट अवर्स टू द आइडिया, मैंने वो आइडिया सलमा को बताया लेकिन वो उस आइडिया के खिलाफ नहीं थी। सिनोनिम ऑफ अवर्स अनविलिंग, लोथ एंड डिसइंक्लाइंड, कि भाई अवर्स के सिनोनिम्स जो हो सकते हैं, इसके जो सिमिलर मीनिंग हो सकती है, सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से? अनविलिंग, लोथ और डिसइंक्लाइंड। इसी तरह हम दूसरा कंपेयर में एक वर्ड लेते हैं, लेंड एंड बारो। आपने बहुत कंफ्यूजिंग होता है, किसी बंदे को समझ आती है, किसी को नहीं आती, तो मैंने इसीलिए आपके लिए ये कंपेयर में एक वर्ड रखा है कि आप इसको बेहतर जान सकें। These two words are often confused. You borrow something from someone else while they lend it to you. अब बहुत ही इस लाइन में ही एक बंदे को इसका मतलब समझ आ सकता है। जब कोई हम चीज़ किसी से लेते हैं तो जो देने वाला है who gives, वो क्या होगा? उसके लिए लैंड वर्ड इस्तेमाल हो, और जो ले रहा है रिसीवर, जो बारो कर रहा है, जो ले रहा है, उसको हम
क्या उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? बारो। तो आए हम मतलब दोनों का अलग अलग समझते हैं। लेंड का मतलब है टू गिव समथिंग टू समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम। जैसे कि मैंने अली को आई लेंड $10 टू अली। अब इसके एग्जाम्पल यहाँ भी लिखे हुए हैं, कैन यू लेंड मी $10? ठीक है, क्या आप मुझे $10 उधार दे सकते हैं? सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल हम इसका क्या कहेंगे? शी वेरी काइंडली लेंट मी हर बाइसाइकिल। वो इतनी काइंड नेचर की है कि उसने मुझे क्या उधार दिए? थोड़े वक्त के लिए क्या दिए? अपनी बाइक दी है। अब इसके लिए मैं एक बेहतरीन टिप आपके लिए ले आया हूँ कि हमेशा याद रखना कि जो बंदा कुछ देता है, रिमेंबर द पर्सन हु गिव्स समथिंग टू समवन एल्स। कोई चीज किसी बंदे को देता है, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु गिव्स समथिंग। मतलब कि लैंड कौन है? देने वाला, हु गिव्स। इसी के कंपेयर में क्या? बारो। अब वो क्या था? टू गिव समथिंग टू समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, जबकि बारो क्या है? टू रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन फॉर अ शॉर्ट वाइल। इसका एग्जांपल कैसे? कैन आई बारो योर अम्ब्रेला? कैन आई बारो अ पेन फ्रॉम यू? इसके लिए अब हम जो दोनों एग्जांपल हमने पढ़े हैं उसके लिए हम एक और टिप देते हैं कि भाई बारो को और कैसे? बारो इज ऑलवेज द पर्सन हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द पर्सन हु लैंड समथिंग। मतलब बारो कौन कर रहा है? बारो, आपको ये पिक्चर भी दिखाई गई है, एक देने वाला है जो लैंड होगा और एक जो लेने वाला है वो बारो होता है। तो आए अब दूसरे वर्ड की जानिब बढ़ते हैं, दूसरे डिफरेंस की जानिब। कंपेयर हम कर रहे हैं दो वर्ड्स के दरमियान, वो है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अब देखें, वर्ड एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को समझने के लिए सबसे पहले आप सिर्फ पिक्चर को एक नज़र देख लें। ए से जो बी तक लाइन जा रही है वो बिल्कुल डायरेक्ट जा रही है, जबकि ए से बी एक जा रही है लेकिन वो हैफ हैजर्ड, या हम ऐसे कहेंगे डायरेक्ट नहीं जा रही। ठीक है ना? तो अब हम एक्सप्लिसिट किसको कहते हैं? जो डायरेक्ट लाइन जा रही है। और इम्प्लिसिट किसको कहते हैं? जो एक इनडायरेक्ट वे में जा रही है। आइए अब पढ़ते हैं इनकी मीनिंग्स की तरफ। एक्सप्लिसिट क्या कहते हैं? समथिंग वेरी डायरेक्ट और क्लियर, नो डाउट इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ठीक है ना? अब क्या है इसका मतलब? समथिंग वेरी डायरेक्ट। आपको मैंने कहा भाई मुझे 10 रुपये चाहिए। I said you that give me 10 rupees. This is what I told you in direct. That is very clear to you that what I said, give me 10 rupees. No doubt it is understood. आपने इसको आप समझ चुके हैं इसको। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल कैसे देते हैं? He gave me very explicit direction on how to get there. She made me some very explicit references to my personal life. She was quite explicit about why she had left. पहला एग्जाम्पल कहता है कि उसने मुझे एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी है कि भाई हाउ टू गेट देयर, यहाँ से कैसे जाना है, या एक उसको बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन बताई गई है कि भाई आप यहाँ से यहाँ जाएं, या जो भी उसका मतलब है। शी मेड सम वेरी एक्सप्लिसिट रेफरेंसेस टू माई पर्सनल लाइफ। उसने मेरी पर्सनल लाइफ के कुछ बिल्कुल ही क्लियर एग्जाम्पल दिए। शी वॉज क्वाइट एक्सप्लिसिट अबाउट वाई शी हैड लेफ्ट। उसने बिल्कुल ही क्लियर कहा कि उसने वो जगह या वो जॉब या वो जो भी कहना चाह रही है वो क्यों छोड़ा। अब है इम्प्लिसिट, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, इनडायरेक्ट, हैव डाउट व्हाट इज सेड। अब क्या है, इधर जो वर्ड डायरेक्टेड लिखा हुआ है उसका ये मतलब मैं कहना चाह रहा था,
हैव डाउट व्हाट इज सेड दैट इज नॉट डायरेक्टेड, मतलब जो डायरेक्टेड नहीं है। सेंटेंस में हम इसको कैसे कहेंगे कि दीज अजम्पशंस आर इम्प्लिसिट इन हिज राइटिंग। इसको छोड़ें, सबसे पहले इसका एग्जांपल इजी दूं कि जैसे मैंने कहा गिव मी 10 रुपीज। अब मैं इसको इनडायरेक्ट में क्या कह सकता हूँ, आई वॉज थिंकिंग इफ यू वुड हेल्प मी। अब ये मैं इनडायरेक्ट में मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, किस चीज़ के लिए मुझे हेल्प चाहिए, पैसों के हिसाब से। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके सेंटेंसेस की जाने फिर से। दीज अजम्पशंस आर इम्प्लिसिट इन हिज राइटिंग। इसने जो अजम्पशन दी है राइटिंग में, मतलब कोई ड्राफ्ट में, वो क्लियर नहीं है, वो अनक्लियर है, उससे कुछ भी समझा जा सकता है। हिज डिमांड वाज इम्प्लिसिट। उसकी डिमांड क्या थी, इम्प्लिसिट थी, कि उसने सीधा नहीं मांगा कि भाई मुझे 10 रुपये चाहिए। अब इसको मेमोराइज करने के लिए एक और टिप दूं कि इम्प्लिसिट हमेशा, जैसे इनडायरेक्ट वर्ड हम लिख रहे हैं ना, इम्प्लिसिट का मतलब, तो उसका आई और इम्प्लिसिट का आई मतलब क्या कोरिलेट करेंगे, आई भी इनडायरेक्ट भी आई से आता है, इम्प्लिसिट भी आई से आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये सीख चुके होंगे। इम्प्लिसिट जैसे आप अगर पिक्चर में अब देखें तो वो इनडायरेक्टली जा रहा है, और एक्सप्लिसिट क्या जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है। इसी तरह ये 3 डिफरेंसेस आज आपने पढ़े। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ें तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि आप ऐसे बेहतरीन वर्ड्स जान सकें जो बिल्कुल कहीं कहीं उन वो कहने में या बोलने में क्या बिल्कुल सिमिलर साउंड होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। थैंक यू।